वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा रिवाइज करते हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर बीसी के इंट्रोडक्शन। उसमें हमने सबसे पहले बात की ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में बात की, जैसे इनकम जनरेटिंग है, प्रोडक्टिव है, कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट वेल्थ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है। फिर उसके बाद बीसीके के डोमेन समझने के बारे में से शुरुआत की हमने, कि वास्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसके अलावा बहुत इवॉल्व हो रहा है बहुत तेजी से और एक्सपांड हो रहा है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें कंसल्टेंसी, ऑडिट वगैरह सब में काम में आता है ये सब चीजें। बिजनेस समझना जरूरी है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े और बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात की, कि बिजनेस किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस और बाकी के जो ऑक्यूपेशंस है उनके बीच में डिस्टिंक्शन समझा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा सर्टेन क्या है इन तीनों में? वो है एम्प्लॉयमेंट। और सबसे ज्यादा अनसर्टेन क्या है? बिजनेस। फिर उसके बाद बिजनेस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़े और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम सीख रहे हैं अभी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी 11 ट्वेल्थ में कहीं कर चुके हो, बट हम वापस पढ़ने वाले हैं। ट्वेल्थ में था शायद, है ना? या 11th में था? बिजनेस, हाँ 11th में था। हाँ 11th 11th में था। सबसे पहला हमने बात की, हाँ। नहीं ना, प्रोफेशन में इट इज क्वाइट क्वाइट सर्टन आपका, बट बिजनेस में सर्टेन नहीं होती ज्यादा चीजें। मतलब तू सेम टर्म्स पे कंपेयर नहीं कर सकता है दोनों को, क्योंकि बिजनेस में गुड्स भी है, बाकी के अदर सर्विसेज भी है। प्रोफेशन में आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो एज सच, तो उसमें सर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, बट थोड़ी ज्यादा है। सोल प्रोपराइटर के बारे में हमने कल बात की। सोल यानी कि सिंगल, प्रोपराइटर यानी कि ओनर। तो पूरे बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर है, एक ही मालिक है। उसके अलावा अलग अलग चीजें मैंने बताई आपको, जैसे न्यूमेरिकली ये सबसे ज्यादा बड़े हैं। लोकल इस कैटेगरी के नाम से इनको जाना जाता जाता है। उसके बाद फीचर्स के बारे में बात की, खुद के बॉस है, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल रिस्क और अनलिमिटेड लायबिलिटी। कुछ कुछ ऐसी चीजें सोल प्रोप्राइटर में जो बहुत ही खराब है, जैसे ये एक सबसे बड़ी चीज जो खराब लगती है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कि आपका पूरा बिजनेस अगर नहीं चला, कुछ ऐसा हो गया, इंसॉल्वेंसी वगैरह हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, तो फिर आपको आपके पर्सनल एसेट्स भी ले लिए जाएंगे। तो एक बहुत बुरी चीज है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। ठीक है, HUF बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये अलग एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है। इवन इनकम टैक्स में भी एक स्पेशल कैटेगरी है, दैट इज HUF। और बहुत सारे लोग इसको फॉर्म भी करते हैं। तो सिर्फ फैमिली होना काफी नहीं है, वो फैमिली फॉर्म कैसे हो रही है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है HUF में। तो फैमिली कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में बात करते हैं। थेरोटिकली चीजें थोड़ी अलग है, प्रैक्टिकली थोड़ी चीजें अलग है। ठीक है, मैं पहले थ्योरी समझा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो थ्योरी के हिसाब से आपको 3 सक्सेसिव जनरेशंस चाहिए HUF फॉर्म करने के लिए। मतलब जैसे आप हो, आपने शादी की किसी के साथ, फिर उसके बाद आपका बेटा बेटी जो भी है वो हुए। ठीक है, फिर बेटे ने वापस शादी की आगे, सपोज करो, और उसके बाद इनका भी बच्चा हुआ एक। ठीक है, तो ये है 3 सक्सेसिव जनरेशंस। हंस लो। तो ये है 3 सक्सेसिव जनरेशंस। ये आपको चाहिए HUF फॉर्म करने के लिए थ्योरी के हिसाब से।
प्रैक्टिकलिटी अगर देखें तो दो जनरेशन्स काफी है। दो जनरेशन्स मतलब क्या, आप, आपके वाइफ और आपका बच्चा, दैट्स इट, इतना ही काफी है। आपको इनकम टैक्स में भी एचयूएफ का स्टेटस मिल जाएगा, नॉर्मली भी आप फॉर्म कर लोगे एचयूएफ, तो कोई ऐसे अलग सी चीज करने की जरूरत नहीं। अब एचयूएफ क्या नहीं कमा सकता, एचयूएफ जो है वो सैलरी अर्न नहीं कर सकता, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि पूरी की पूरी खानदान को उठा के तुम कहीं पे काम करना नहीं लेके जा रहे हो साथ में, तो इसलिए एचयूएफ सैलरी अर्न नहीं कर सकता। बाकी बहुत सारी चीजें जो अर्न कर सकता है, ठीक है। तो इसको गवर्न कौन से एक्ट से किया जाता है, इंडिया में हर एक चीज का एक्ट है, तो इसको गवर्न किया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 1956 वाला जो एक्ट है उससे गवर्न किया जाता है इसको। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आगे बढ़े, तो क्या क्या चीजें समझी, 3 सक्सेसिव जनरेशन चाहिए थ्योरी के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसको कवर करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि इसका स्कोप बढ़ा दिया गया और एचयूएफ में अब बुद्धिस्ट, जैन और सिख फैमिलीज को भी इंक्लूड किया गया, लेकिन मुस्लिम फैमिलीज इंक्लूडेड नहीं है एचयूएफ में, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी में आता है ना, हिंदू एक अलग कम्युनिटी है इसलिए। तो बिजनेस टाइप। नहीं, तो मैं बता क्या रहा हूँ कि मुस्लिम मतलब जो वो कुरान वगैरह फॉलो करते हैं ना, तो उनके रिलीजियस इसके हिसाब से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बहुत अलग है उनके, तो इसलिए उसको इसमें क्लब नहीं किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट में। और हिंदूज के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बहुत अलग है, तो उसमें ऐसा है कि लड़कियों को वगैरह शायद नहीं देते, ऐसा थोड़ा बहुत मुझे पता है, उस समय बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, अपने यहाँ पे ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे सबको बांट देते हैं, इक्वल हिस्सा होता है, और उसमें वाइव्स वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करते वगैरह, ऐसे बहुत सारे डिस्टिंक्शन है, मतलब सिर्फ वो स्पेसिफिक नहीं, तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सारे डिस्टिंक्शन है, इसलिए फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसको इसके स्कोप से बाहर रखा हुआ है। आगे बात करें तो फीचर हमने ये देख लिया, बुद्धिस्ट, जैन, सिख फैमिली भी इन्वॉल्व है, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस है, फैमिली में जितने लोग हैं, बहुत बड़े बड़े एचयूएफ्स होते हैं, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस एक साथ काम करते हैं, जैसे चितड़े बंधु, ये शुरुआत में बहुत पहले सोल प्रोप्राइटर था कभी, तो उसके बाद ये बहुत टाइम तक एचयूएफ ही था, आज वो उन्होंने एलएलपीज और अपनी कंपनी वगैरह फॉर्म किए, वो अलग बात है, बट बहुत टाइम तक ये एचयूएफ था, फैमिली बिजनेस है ये। काका हलवाई सेम सिनारियो, ज्वेलरी वाले भी एचयूएफ ही रहते हैं, बहुत सारे एचयूएफ आज भी है, वो जैसे पीएनजी और पीएनजी सन्स अलग है। हाँ, तो वो अलग ही किस्सा है वो उनका। वो आपने वो फिल्म देखी है क्या, राजवाड़े, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, उसमें भी एचयूएफ का ही है। सोशल कैपिटल इन्वॉल्व है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा स्ट्रेंजर्स पे भरोसा नहीं करते, आपके फैमिली मेंबर्स पे भरोसा करते हो, किसी भी टर्मोइल की सिचुएशन में भी फैमिली सबसे पहले याद आती है इंसान को, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपके बिजनेस में ही ट्रस्टवर्दी लोग सब इन्वॉल्व किए हैं आपने। उसके बाद फैमिली मेंबर्स सारे जो है वो को पार्टनर्स कहलाते हैं, और जो लीडर है इनका, जो हेड ऑफ द फैमिली आप बोल सकते हो, उसका नाम है, उसको बोलते हैं बेसिकली कर्ता। को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है, अनलिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ कर्ता की होती है, को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड, इस बात को याद रख लो, ये पढ़ा ही होगा तुमने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फेट एज अ गोइंग कंसर्न। तो बहुत मुश्किल है आज के जमाने में कि कोई भी फैमिली बिजनेस 3 जनरेशन तक चले, ऐसा बहुत रेयर केसेस में आजकल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फैमिली जितनी बड़ी होती चली जाती है ना आपकी, झगड़े उतने बढ़ जाते हैं, बंटवारा होने लग जाता है जायदाद का, तो उसकी वजह से ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं।
सक्सेशन ऑफ ओनरशिप आपको मिलता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से, या फिर अगर विल छोड़ के गए हैं करता तो विल के हिसाब से बंटवारा मतलब आगे पास ऑन किया जाता है चीजों को। एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एचयूएफ का, जो पहले एचयूएफ थे आज वो कुछ और है, दैट इज एमडीएच मसाले। बताया था मैंने शायद इनके बारे में। एमडीएच मसाले फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया था इन्होंने अपने बिजनेस में शुरुआत में, बट उसके बाद पता चला कि फैमिली मेंबर्स ही धोखा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं इनको। तो फिर उन्होंने सारे फैमिली मेंबर्स को हटा दिया और खुद हर एक प्रोसेस देखते थे, इवन जो ग्राइंडिंग से लेके पैकिंग वगैरह तक खुद सब प्रोसेसेस में इन्वॉल्व थे, संभालते थे। और आज एमडीएच बहुत बड़ा नाम है, एक्सपोर्ट किया जाता है अपने मसाले। तो ये है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, कितने जनरेशन की जरूरत है आपको? 3 सक्सेसिव जनरेशन। उसके अलावा क्या मुस्लिम फैमिलीज इन्वॉल्व है? नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो फेट एज अ गोइंग कंसर्न में और भी बहुत सारे किस्से हैं, जैसे बिरला, मोदी, गोयनका, ये आदित्य बिरला ग्रुप जो है इसमें भी बंटवारा हुआ था। फिर अंबानी का तो पता ही है आपको, धीरू भाई अंबानी ने बहुत बड़ी गलती की लाइफ की कि वो विल नहीं छोड़ के गए। जब आपका इतना बड़ा अंपायर है ना, तो आपको विल छोड़ के जाना चाहिए, तो फिर बेटों में झगड़े नहीं होते, बेटों में झगड़े नहीं होते। विल नहीं छोड़ा तो झगड़े ही हुए, फिर बंटवारा हो गया रिलायंस का। फिर उसके उसके बाद अभी मुकेश अंबानी ने वो गलती नहीं की, हर एक जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबको एक एक बिजनेस दे दिया। एक बेटा है उसको बोला तो ऑयल एंड गैस संभाल, एक को जियो दे दिया, दूसरे को कुछ और दे दिया। हाँ, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो नेटवर्क भी डिवाइड हो जाएगी मतलब। नेटवर्क डिवाइड नहीं होगी जब तक वो अलग नहीं होंगे, जब तक वो एक ही फैमिली में है। तो अंबानी फैमिली पूरी एक साथ ओन करती है ना उन चीजों को, रिचेस्ट पर्सनालिटीज में नहीं आएंगे ना फिर। वो नहीं आएंगे ऑफ कोर्स। अब तो जैसे वॉलमार्ट की जो फैमिली है ना, वॉलमार्ट सुना है ना, हाँ, वॉलमार्ट को एक फैमिली ओन बिजनेस है, ये बहुत जनरेशन से फैमिली ओन करती है इसको। तो वो खानदान बहुत रिच है, बहुत मतलब अल्ट्रा लग्जरियस रिच है वो, खानदान पूरा। तो फैमिली नेटवर्थ। हाँ, नहीं वो तो वॉरेन बफेट अलग है। वॉरेन बफेट, वॉरेन बफेट ने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने कुछ भी कुछ इस्तेमाल थोड़ी किए। कुछ भी कुछ इस्तेमाल नहीं किया, सब डोनेशन। आगे बढ़े। पार्टनरशिप तो ऑलरेडी आप ये पढ़ रहे हो, 2-3 जगहों पे पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है, लॉ में तो अलग है ही पूरा का पूरा। तो एक्ट का नाम बता सकते हो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सही जवाब। तो पार्टनरशिप क्या है? बहुत सिंपल, बहुत दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलके आते हैं टू वेयर दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस। तो इसमें बहुत अलग अलग डिस्टिंक्शंस है, एक्टिव पार्टनर्स वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पे नहीं है आपको, क्योंकि वो बाकी जगहों पे कवर किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं है। फिर नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट महाराष्ट्र में अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो क्या कंपलसरी है? डीड करवाना और रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नहीं हमारा महाराष्ट्र में कंपलसरी है ना? नहीं। क्या बात कर रहे हो? महाराष्ट्र में नहीं, केरला में। अरे, लेट मी चेक। महाराष्ट्र पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कंपल्शन, नॉट कंपल्सरी। ठीक है, नहीं नहीं, एक सेकेंड, इन महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। एक बार चेक करके आना, जहां तक मैंने पढ़ा है ना वहां तक तो शायद कंपल्सरी है, सिर्फ महाराष्ट्र में है कंपल्सरी।
calculation त्याचं दिलेलं अरे हा रे, महाराष्ट्र कंपल्सरी पण बाकीच्या स्टेटचं सांगता नाही महाराष्ट्र, एक सेकेंड, यस सर, महाराष्ट्र में कंपलसरी, देख सामने ने बोल दिया रे, बस बात खत्म हो गई। इंडिया में कंपलसरी नहीं है, महाराष्ट्र में है, यस, वही मैं बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, हमारे पास मुंबई एसी होगा तो हमें भी नहीं रहेगी। अमेंडमेंट नहीं है, बहुत पहले से कंपलसरी है। तो क्या हुआ था ना, महाराष्ट्र आपको पता है कि इसमें एक बहुत बड़ी जगह है, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। कर ले भाई, जल्दी कर ले। तो मुंबई में बहुत सारे पार्टनरशिप्स होते थे, फिर पार्टनरशिप्स के डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से झगड़े भी बहुत सारे होते थे। तो इन्होंने बोला कि ये सब कटकटी मिटा दो, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। सिंपल, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेन चीज है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड भी कंपलसरी है साथ साथ में, मतलब हाँ, पूरे इंडिया में कंपलसरी। पार्टनरशिप डीड नहीं है कंपलसरी बनाना, वर्बल या रिटर्न, मैं रिटर्न बोल रहा हूँ यहाँ पे। फिर एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन चाहिए आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट जो है वो यहाँ से मत पढ़ना, तुम्हारे लॉ में जो है वो ही पढ़ना, ठीक है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से मत पढ़ना। फिर प्रॉफिट शेयरिंग इन्वॉल्व है। उसके अलावा बिजनेस ऑब्जेक्ट जो है वो क्वाइट वाइड है, आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकते। उसके अलावा म्यूचुअल एजेंसी है, और ये बहुत बड़ी अगेन ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपकी लायबिलिटी सिर्फ अनलिमिटेड नहीं है, आपकी लायबिलिटी साथ साथ में जॉइंट एंड सेवरल भी है। तो अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, इसका मतलब ये है कि दूसरे किसी ने फ्रॉड किया ना, तो आपको भी पैसा भरना पड़ेगा, उसने नहीं भरा तो। फिर फेट एज अ गोइंग कंसर्न है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है, अगर कोई चला जाता है पार्टनर, दो ही पार्टनर है, एक चला गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसके अलावा सक्सेशन आसान नहीं है, जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट ना हो तब तक न्यू पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता। बस इतना ही था ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में। इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि आपके सिलेबस में जो भी पढ़ाया जाता है वो आप रियल लाइफ में यूज करते हो, और ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट नहीं आता कभी कि अब यही इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं, अगर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे आपके पास केसेस आते रहते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था उसको मैंने एक केस ट्रांसफर किया था। तो केस कुछ ऐसा था कि तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये मिलके एक भोसरी में इनका, MIDC में इनका एक फैक्ट्री था। अब ऐसा है सीन कि एक नया पार्टनर आने वाला है और इन दोनों को जाना है, ठीक है। तो अब पहले तुम क्या करोगे, एडमिशन करोगे या रिटायरमेंट करोगे? एडमिशन। एडमिशन करोगे, रिटायरमेंट करोगे, या फिर मतलब उसके बाद उसके हिसाब से आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग के कैलकुलेशंस है। रिटायरमेंट केलं तर मग राहणारच नाही, परफॉर्मन्स डिझॉल्व होईल, दोन्ही पार्टनर। तो ऐसे प्रैक्टिकल के सिनारियोस बहुत होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सोचना पड़ता है, और ये सब कब काम में आता है, ये अभी जो पढ़ रहे हो ना, एक्चुअली में उस टाइम पे बहुत काम में आता है। आपको यार दोघांनी जायचं मग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं जो एक सबसे बड़ा जो लिमिटेशन था लायबिलिटी वाला, उसी को ध्यान में रखते, पार्टनरशिप है बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट उसके ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए एक नया लेके आए ये लोग, वो है LLPs, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से वो जो डेटा है वो यहाँ मत पढ़ो। इसका रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है, इसको गवर्न करते हैं MCA के अंडर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो है वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के लिए है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसकी एपेक्स बॉडी है, ठीक है।
उसके अलावा सारे पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहा जाता है? यही दो दिन में हाँ ओके, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए और चलिए बाकी के मेंबर्स ऐसा ना हो। कुठलेही चालते कसे नॉर्मल पार्टी तो डेडिकेटेड है ना वो इंडिविजुअल होईल सर हाँ अच्छा ठीक है, सेक्शन 7 को फॉलो करते हैं हाँ ठीक है। तो ये क्या है सेंटेंस? एन एलएलपी हैज वेल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। चांगले डेडिकेटेड छोड़ दो। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी, और इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब पार्टनर्स को कुछ हो गया तो एलएलपी का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। सिंपल। पर इसमें वो कंडीशन है ना कि अकेले बंदे की एलएलपी नहीं हो सकती उसके लिए कंपनीज एक्ट में है ना प्रोविजन, तो उसको सोल प्रोप्राइटर या फिर कंपनी को फॉर्म करना पड़ेगा ओपीसी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में और जो एलएलपी है उसमें क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है नाम के हिसाब से ही। इसमें कोई पर्सनल लायबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आपका लायबिलिटीज कभी ज्यादा हो जाए, एसेट्स कम हो, तो उस केस में आपके पर्सनल एसेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आपने फ्रॉड किया है तो फिर आपका कुछ भी नहीं बचेगा पर्सनल। सिंपल, जैसे अनलिमिटेड पहले थी वैसे अनलिमिटेड यहाँ पे भी बन जाएगी फ्रॉड के केस में से। उसके अलावा इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता ट्रेडिशनल वाले में। उसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस यहाँ मिलता है एलएलपी में, ट्रेडिशनल में नहीं मिलता। मैक्सिमम लिमिट नहीं है पार्टनर्स की, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है जो आप पता करोगे और पढ़ोगे लॉ में जो है वही। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है वो है आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। गवर्निंग बॉडी जो है वो है एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो जैसे इंडिया में एलएलपी है वैसे फॉरेन कंट्रीज में आपको एलएलसी देखने को मिलता है, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। सेम कंसेप्ट। तो इंडिया में इन्होंने लेट किया मैं बोलूंगा लाने में, बहुत पहले से है ये कंसेप्ट। उसके अलावा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस थोड़े बहुत होते हैं एलएलपी में, बस ज्यादा नहीं होते। मगर मैं पूरा बोलूँ तो पूरे साल में 2 ही फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं। उसका कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आता एलएलपी में, फॉर्म 8 करके होता है बस, ज्यादा खर्चा नहीं होता। और यहाँ पे तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का। एलएलपी में सारे पार्टनर्स एक दूसरे के सिर्फ एजेंट होते हैं। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में वो एजेंट एज वेल एज, आप प्रिंसिपल और एजेंट का कंसेप्ट अगर जानते हैं तो एक दूसरे के मतलब प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होता है, हर पार्टनर दोनों रोल्स प्ले करता है। लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास वो है कंपनी। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज में? ये ऑलरेडी आप अलग अलग जगहों से पढ़ चुके हो, आपको यहाँ पे बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि और डिटेल में भी नहीं है इतना, क्योंकि इनको पता है कि ऑलरेडी ये अलग अलग जगहों पे कवर्ड है इसलिए। हाँ, एलएलपी पार्टनरशिप आणि इंडियन कंपनी तिन्ही एक्झॅक्ट तिन्ही ऍक्ट झाले ना, गुड. कॉन्ट्रॅक्ट नाही झालं ना. आज कॉन्ट्रॅक्ट आणि ते सेल्फ ठीक. नेक्स्ट अब बात करते हैं कंपनी के बारे में. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. मतलब आप किसी को अगर एग्जिस्टेंस में ला रहे हो तो आप उसको आइडेंटिटी दोगे. जैसे आपका आइडेंटिटी क्या है? आधार कार्ड मेनली है ना, गंदा सा फोटो आपका, और आप रहते कहाँ पे हो, वो सब आपका ईयर वगैरह वो सब चीजें होती है ना. वैसे ही सेम चीज आपको देखने को मिलता है. आइडेंटिफिकेशन चाहिए कुछ तो कंपनीज के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सिन करके एक नंबर होता है, CIN. यस,
तो उसमें आपको नाम, आपका एड्रेस और अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल्ड में ये सब आपको देखने को मिलता है। पहले कंपनीज को फॉर्म होने में 1 महीना वगैरह लग जाता था। आज अगर आपको कंपनी फॉर्म करना है प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो कितना टाइम लगता है? कोई आइडिया नहीं। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी है तो सिर्फ 1 दिन, और वो भी आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, एक लैपटॉप काफी है, दैट्स इट। तो न्यू कंसेप्ट, पहले कंपनीज एक्ट को वैसे बहुत बार अमेंड किया गया है। आजादी से पहले एक एक्ट था, फिर नेक्स्ट इन्होंने 1956 में लाया, उसके बाद 2013 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेके आए, और अब मेरे ख्याल से इसमें अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस और किए जा रहे हैं, बट नया एक्ट मेरे ख्याल से तो अभी फिलहाल में नहीं आएगा। 13 ही रहेगा बहुत टाइम तक। तो 1 पर्सन कंपनी एक नया कंसेप्ट इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट लेके आया। 1 पर्सन कंपनी का मतलब है कि सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत है आपको पूरी कंपनी फॉर्म करने के लिए। सोल प्रोप्राइटर का जो आप बोल सकते हो एक अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पे मिल गया। तो अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और मेरे पास अगर ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटर बनने का या फिर ओपीसी फॉर्म करने का, तो आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? आप सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है और आप मेंबर्स रख सकते हैं, लीडर भी रख सकते हैं, अलग है। तो ये सब चीजों की वजह से, सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से बेसिकली आपको ओपीसी फॉर्म करना चाहिए। और आजकल बहुत सारे लोग ओपीसी फॉर्म भी कर रहे हैं इसी रीजन की वजह से, सोल प्रोप्राइटर में नहीं ना जाके। क्योंकि मेन चीज जो है इसमें वो है ये कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर्स को नहीं दिए जाते, क्योंकि उनका खुद का ही कुछ पता नहीं, पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल सब कुछ बिक जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको एक कंपनीज को ही देना प्रेफर करते हैं। तो ओपीसी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डोरमेंट कंपनी के बारे में आप जानते हैं? डोरमेंट कंपनी मतलब जो सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं होते, सिग्निफिकेंट कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते, और उसको फ्यूचर प्रोजेक्ट या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। मेन रीजन उसका वो होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, इसको डिस्टिंक्शन से ही सब समझते हैं। तो प्राइवेट कंपनी वही अगेन सारा खेल, मिनिमम नंबर्स मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है। फिर उसके अलावा प्राइवेट कंपनी में देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पब्लिक में ऐसा नहीं होता। अगर लिस्टेड है तो फिर आप तो बहुत ही इजीली आपका शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। आज आपने रिलायंस खरीदा 1 शेयर, तो आप 1 शेयर के मालिक बन गए। कल आपने रिलायंस बेच दिया तो कोई और उसका मालिक बन जाए, सिंपल। उसके बाद डायरेक्टर्स का लिमिट वगैरह ये सब अगर ऑलरेडी है ना लॉ में पढ़ाया हुआ, तो वहीं से डेटा भी वहीं से रेफर करो, लॉ अकाउंट्स वहां से। सर डॉर्मेंट कंपनी नहीं समझ, ठीक है। वो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, वापस बताता हूँ, 1 सेकेंड। प्राइवेट कंपनीज में बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिलते हैं आपको, जैसे आपको कोई कमिटीज वगैरह फॉर्म नहीं करने पड़ते, ऑडिट कमिटी, सीएसआर कमिटी। लेकिन पब्लिक कंपनीज में बहुत सारी चीजें आपको मैंडेटरीली करनी पड़ती है। और लास्ट है कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही। लेकिन पब्लिक कंपनीज को और एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बट आजकल कोई डिस्टिंक्शन रहा नहीं है, जैसे मैंने बताया पहले टाइम लगता था महीना भर, आज आप एक ही दिन में आपको सब कुछ मिल जाता है। 1 दिन काफी है, सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना तुम्हारे, जो मेंबर्स होने वाले हैं, डायरेक्टर्स होने वाले, सबका सब कुछ रेडी है तुम्हारे पास, 1 दिन काफी है बस। सब कुछ ऑनलाइन है आज। मुझे भी जो बहुत छोटा बिजनेस रहता है उसमें सोल प्रोप्राइटर से पार्टी को वो ठीक है, बट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए ना बाहर के, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चाहिए या किसी कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो वो सोल प्रोप्राइटर को नहीं देते, बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह भी। तो डॉर्मेंट कंपनी का कंसेप्ट एक बार फिर से, डॉर्मेंट का मतलब होता है जो
आप बोल सकते हो जिसमें कोई ट्रांजैक्शन एज सच नहीं किए जा रहे हैं। आपने ऐसी चीज, आप भी घर में पड़े रहते हैं ना बहुत बार, कुछ काम धंधे करते नहीं है, वैसे सेम ये भी कंपनी है जो कुछ एज सच कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ नाम के लिए बनाई गई है। तो इसका काम यही है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट होने वाला, हो सकता है फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपका उसके लिए बनाई हो, या फिर कोई एसेट आपको दे दिया गया हो होल्ड करने के लिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप सिर्फ होल्ड कर रहे हो। तो मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है इसमें। तो पता कैसे लगाते हैं डोरमेंट कंपनी को? यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। ordinary गाड़ी बनवाती है। ऑर्डिनरी गाड़ी बनवणारी कंपनी, वाह। बस इतना ही था आपका चैप्टर, ठीक है। एनी डाउट्स एनीवन? तो पूरे चैप्टर का फ्लो एक बार बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा। शुरुआत की बीसी के इंट्रोडक्शन से, फिर बिजनेस को समझा, फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी। टोटल 5 फॉर्म्स हमने कवर किए, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जोड्या लावा। The profit land property rent land first annual एम्प्लॉयमेंट, wages salary वेजेस, सैलरीज, प्रोफेशन, fees फीस, बिजनेस वालों को Profit. प्रॉफिट, rent लैंड वालों को रेंट, लैंडिंग वालों को interest इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement distinguishes business from entrepreneurship? बिजनेस और entrepreneur में, बिजनेसमैन और entrepreneur में क्या फर्क है? Entrepreneurs are business owners too. All business owners are entrepreneurs too. Entrepreneurs seek out new opportunities. C is the right answer. बिजनेस हर इंसान, अगर जो भी बिजनेसमैन है वो कर रहा है, शुरुआत से उसका चला आ रहा है। एंटरप्रेन्योर आप तब बनते हो जब आप कुछ इनोवेशन लाते हो। इनोवेशन की सख्त जरूरत है, एलिमेंट, उस एलिमेंट की बहुत जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following does not comprise business activity? say तो पता चला तुम मोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा, घर का फर्नीचर बेचने लगे OLX पे, तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not an economic objective? क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है? conservation of Natural resources. Option D is the right answer. Question number 5. Trading implies buying for the purpose of selling. Applying this criteria, tell which of the following would not qualify as trading. क्या trading नहीं है? रिटेलर अगर खुद के लिए कंज्यूम कर रहा है, ड्राइंग्स बेसिकली, तो वो ट्रेडिंग नहीं कहलाता। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following occupations requires rendering of services based on specialized knowledge? Profession. Occupation in which people work for others. Employment. Which of the following best describes the best joint Hindu family business? क्या बोल रहा है? D. It is a form of business particular to and recognized as such in India. अमेरिका में तुमको HUF मिलेंगे। इंडिया में ही मिलेगा ऐसा हाँ, तो- इंडिया में just मिल- इंडिया में मिलेगा, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हिंदूज का है। आपने तो बताया ना नहीं इंडिया में ही रहेगा, लेकिन इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर एज सच इन इंडिया।
ज्वाइंट में और कुछ तर्क वितर्क फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए और सी इंडिया में ही ज्यादा मिलता है ऑफ कोर्स। नाइन्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? All of the above. Economic performance, social problem, harmony with nature, all of the above. 3P का concept. Next है, which of the following statements characterizes the best non-economic activities? D is the right answer. Underlying purpose is not earning of livelihood. Simple. आगे बढ़ते हैं। Indian Companies Act provides registration for of all of the above. Yes. Find out the incorrect statement. पढ़ो। सही जवाब। HUF business may be formed. थोड़ा गलत है, थोड़ा नहीं है। Limited liability partnership may be constituted. सेंटेंस उन्होंने इनकम्प्लीट रखा है, बस जान तो छोड़। HUF business may be formed by a group of people who do not belong to the family. गलत है ये, बाहर वालों को शादी करके आना पड़ता है तब एंट्री मिलती है। 13th, which of the following is incorrect? इनकरेक्ट पता लगाना। सेकंड, एक सेकंड, क्या हो गया? ये छोटा क्यों हो गया भाई? हाँ हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसका जो हस्बैंड होता है वो मतलब जमाई टाइप बन गया तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। ऐसे ही इतना रिसर्च नहीं किया है, देख के बता देता हूँ मैं तेरे को, हो सकता है। देख, क्योंकि वो दो है ना कंसेप्ट, मिताक्षरा और दयावागा, पता है ना तुमको? HUF में नहीं पता क्या तुमको? ठीक है, बाद में कभी बता, छोड़। Which of the following is not considered an economic activity? Savings, investment, production, consumption, service of chartered accountant, providing free medical aid. D, not an economic activity. तो फ्री अगर आप बांट रहे हो चीजें तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। 15, maximum number of members in private company. Private company 200. ठीक है, आगे बढ़े। सेम कंफ्यूजन। Which of the following is incorrect? Private company has minimum 2, maximum 200. Public has minimum 7. Are freely tradable. Private company के shares restricted होते हैं। Which of the following is incorrect in reference to partnership? B. Liability is limited. क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 21 में आपको ऑड वन आउट पता लगाना है, ठीक है? पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू कैरी ऑन ट्रेड, एनी ट्रेड, हाँ, एम्प्लॉयमेंट इज द राइट आंसर। पार्टनरशिप में आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकते जाके। देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन, ऑड वन आउट बताना है। यस, सही जवाब। एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। HUF can comprise members of
ठीक है। 21 में भी ऑड वन आउट बताना है। एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट, सेल्फ imposed code of conduct, or all of the above. Attribute of a profession does not include. Option B is the right answer. बताओ क्यों? क्योंकि आप जैसे मान लो सीए की अगर मैं बात करूं, सीए में भी सेल्फ इम्पोज कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एथिक्स आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपके ऊपर है, सेल्फ इम्पोज है वो। सर लॉयर भी जो प्रोफेशन है ना, उसमें तो सनद कंपल्सरी। क्या कंपल्सरी है? सनद मतलब मतलब सनद क्या? वो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट है कि आप केस लड़ सकते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, वो बार काउंसिल की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की बॉडी की तरफ से होता है। आईसीआई भी गवर्नमेंट नहीं है, मोदी जी नहीं बैठते आईसीआई में जाके। गवर्नमेंट की बॉडी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ऐसे ही हाँ फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है आईसीआई, एक्ट है पूरा आईसीआई का भाई। तो गवर्नमेंट की बॉडी है, इसलिए आप बोल सकते हो कि अगर वैसा पूरा सेंटेंस होता तो सही है। मोदी जी सर्टिफिकेट नहीं देते ना हमको, इसलिए। बाकी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको हम कवर करेंगे बाद में, ठीक है? बहुत आसान आसान ही क्वेश्चंस है। बीसीके इज दैट सिंपल, वही मैं बता रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का वेटेज इक्वल है। 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, टोटल 6 चैप्टर्स है, तो अराउंड 6 से 7 मार्क्स हर एक चैप्टर का वेटेज है। हर एक चैप्टर का, चाहे वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, इक्वल वेटेज है सबका। तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सब पता ही है चीजें, आपको आसानी से। बीसीके इसलिए ज्यादा स्कोरिंग है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम। ठीक है, चलो फिर थोड़े एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं हम वैसे। ठीक कर लेते हैं, चलो। 22 इन विच ऑफ form of business do the owners have obligations to pay of liability from personal wealth? उसमें भी किसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड? करता। फिर ये स्टॉक मार्केट वगैरह जाने दो, अभी तुम्हें नहीं पता है वो सब। We can classify all similar business relating to a particular activity as industry. जैसे सारी बैंक्स मिलके बैंकिंग इंडस्ट्री बनता है, वैसे 20 सी है। तो मैं 6 चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो, आप इन्होंने जबरदस्ती घुसा दिया यहाँ पे। विच अपेक्स बॉडी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये प्राइवेटाइजेशन भी तुम्हें नहीं पता है, वो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नॉट ट्रू अबाउट एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी, ठीक है। फिर 28 which of the following cannot be associated with business? Only an educated person can start a business. समझे? Particularly. Dormant companies can be incorporated for which of the following purpose? For future project. Both A and B. Head of the family. बस, बाकी ये तुम करते बैठना, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक खेलना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।